हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी जीडीसी जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, सबके लिए काफी उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, ये किसकी पुस्तक है? रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च और मेथड इन सोशल रिसर्च। तो बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कौन सा कोड सही होगा। ऑप्शन 1 है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन 2 है ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन 3 है ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। और ऑप्शन 4 है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो बताइए, तो फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्लिंजर की। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, ये किसकी पुस्तक है? ये है मैरी जहोदा की। तो है बी का हो जाएगा हमारा 4। देन है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है पीवी यंग की। सी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है मेथड इन सोशल रिसर्च, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके विलियम गुडे एवं हार्ट की। तो डी का हो जाएगा हमारा 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा? 2 4 1 3। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कोट्स अल्फ्रेड शूट्स के संबंध में सही है। अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार कर्ता एक समान व्यक्तिनिष्ठ दुनिया कैसे निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए, वे अपने मस्तिष्कों में नियमों, सामाजिक सूत्रों, समुचित आचार की अवधारणाओं को वहन करते हैं, जो उन्हें अपनी सामाजिक दुनिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। ऑप्शन बी है, इन नियमों, सूत्रों, अवधारणाओं और सूचनाओं का योग उपलब्ध में ज्ञान के व्यक्तिगत भंडार के रूप में। सी है, ज्ञान का एक ऐसा भंडार लोगों का संदर्भ और अभिन्यास की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके आधार पर वे अपने आसपास की दुनिया में व्यवहारिक रूप से अंतर्क्रिया करते हुए इन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। डी दिया है, लोगों की वास्तविकता उसके ज्ञान के भंडार पर आधारित नहीं होती है। ऑप्शन 1 है ए बी सी सही है। ऑप्शन 2 है बी सी डी सही है। ऑप्शन 3 है ए बी डी सही है और ऑप्शन 4 है ए सी डी सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होना चाहिए। कॉमन सब्जेक्टिव वर्ड के लिए कौन से स्टेटमेंट सही दी है। तो पहली स्टेटमेंट जो दी है, वे अपने मस्तिष्क में नियमों, सामाजिक सूत्रों और सामाजिक आचार की अवधारणाओं को वहन करते हैं, जो उन्हें अपनी सामाजिक दुनिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट सही है। देन है, इन नियमों, सूत्रों, अवधारणाओं और सूचनाओं का योग उपलब्ध में ज्ञान के व्यक्तिगत भंडार के रूप में है, ये भी सही है। सी है, ज्ञान का एक ऐसा भंडार लोगों को संदर्भ और अभिन्यास की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके आधार पर वे अपने आसपास की दुनिया में व्यवहारिक रूप से अंतर्क्रिया करते हुए इन घटनाओं की व्याख्या करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। पर स्टेटमेंट जो डी लिखा है, लोगों की वास्तविकता उनके ज्ञान के भंडार पर आधारित नहीं होती, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ए, बी और सी हमारा राइट आंसर होगा। तो किसमें है? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थॉमस एस कुहन के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो बताइए। ऑप्शन 1 है, वैज्ञानिक गुण प्रतिदिन पहेलियां सुलझाते हैं। ऑप्शन 2 है, कोई भी वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता, सत्य के संबंध में केवल आम सहमति होती है। ऑप्शन 3 है, एक क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक बहु प्रारूपों को मानते हैं। ऑप्शन 4 है, पैराडाइम में संकट पैराडाइम में परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट थॉमस एस कुहन के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 3 लिखी है, एक क्षेत्र में कार्यरत
वैज्ञानिक बहुप्रारूपों को मानते हैं। साइंटिस्ट वर्किंग इन एन एरिया सब्सक्राइब मल्टीपल पैराडाइम। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो लिखा है, वैज्ञानिक गुण प्रतिदिन पहेलियां सुलझाते हैं, ये भी सही है। कोई भी वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता, सत्य के संबंध में केवल आम सहमति होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है पैराडाइम में संकट पैराडाइम में परिवर्तन की ओर ले जाता है, ये भी सही है। ये मानते थे सिंगल पैराडाइम, मल्टीपल पैराडाइम पर इन्होंने जोर नहीं दिया, इन्होंने सिंगल पैराडाइम की बात की है। इनकी पुस्तक कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इनकी पुस्तक थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है। ऑप्शन 1 है पूंजीवाद, ऑप्शन 2 है उद्योगवाद, ऑप्शन 3 है निगरानी क्षमताएं और ऑप्शन 4 है लोकतंत्रीकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है। तो इसके अंतर्गत लोकतंत्रीकरण की बात इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है डेमोक्रेटाइजेशन। बाकी पूंजीवाद, उद्योगवाद और निगरानी क्षमताओं की बात एंथोनी गिडेंस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारिक समाज सुधारक माना जाता है। ऑप्शन 1 है JL नेहरू को, ऑप्शन 2 है MK गांधी को, ऑप्शन 3 है BG तिलक को और ऑप्शन 4 है श्री राम गुरु नारायण को। तो बताइए व्यवहारिक समाज सुधारक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपके श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला आरक्षक विधेयक 2023 के अंतर्गत विधायी निकायों में महिलाओं हेतु निम्न में से कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। ऑप्शन 1 है 45%, ऑप्शन 2 है 38%, ऑप्शन 3 है 33% और ऑप्शन 4 है 50%। तो बताइए कितने परसेंट सीट को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। तो ये 33%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया था। ऑप्शन 1 है डेविड हेल्ड, ऑप्शन 2 है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन 3 है रॉबर्टसन और ऑप्शन 4 है मैनुअल कैसल। आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज या जगरनॉट किसने कहा था बताइए। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी एंथोनी गिडेंस ने दी थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी श्रृंखला को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के मध्य पद के मान को निम्न में से क्या कहा जाता है। जब आप किसी श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में लगा देते हैं और उसके मध्य मतलब मिडिल आइटम का चयन करते हैं तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन 1 है बहुलक, ऑप्शन 2 है माध्यिका, ऑप्शन 3 है माध्य और ऑप्शन 4 है औसत। तो बताइए क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका माध्यिका, मीडियन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार ऐसा समूह होता है जो समूह के भीतर सहोदर भाई तथा बहन अपने और भिन्न शाखाई अर्थात भाई बहनों और कजिन के बीच अंतर विवाह पर आधारित हो। ये क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है रक्त संबंधी, ऑप्शन 2 है समूह विवाह, ऑप्शन 3 है सिंड सीमन और ऑप्शन 4 है पितृसत्तात्मक। तो बताइए क्या कहलाएगा ये।
अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये कहलाएगा आपका समूह विवाह, द बुन्नुआन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इसकी बात किसने की थी? तो इसकी बात की थी मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग आधारित रोजगार के क्षैतिज पाठक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, महिलाओं का ऐसे कार्यों के संकीर्ण जहां बहुत कम प्राधिकार व आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन 2 है, कार्यों की विभिन्न श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं का संकेंद्रण। ऑप्शन 3 है, एक ही प्रकार के कार्य के लिए पुरुषों व महिलाओं का असमान भुगतान। और ऑप्शन 4 है, एक ही प्रकार के कार्यों के लिए पुरुषों और महिलाओं का समान भुगतान। तो बताइए क्या कहलाता है क्षैतिज पार्थक्य? हॉरिजॉन्टल सेग्रेगेशन। तो ये क्या कहलाएगा? एक ही प्रकार के कार्यों के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान भुगतान, इक्वल पेमेंट की जाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। मेकिंग इक्वल पेमेंट टू मेल एंड फीमेल फॉर द सेम टाइप ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सिविल समाज का व्यक्तिगत अमहानता के रूप में चित्रण किया है? ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है ए ग्रामसी, ऑप्शन 3 है डॉल डेनेडॉफ और ऑप्शन 4 है कार्ल मार्क्स। तो बताइए सिविल सोसाइटी की बात कौन करते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ए ग्रामसी ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा संग्रह के बाद शोध कार्य का सही अनुक्रम कौन सा होता है? ए दिया है भरे हुए प्रपत्र की छानबीन, बी है संकेतन, सी है सारणीयन और डी है प्रतिवेदन लेखन। तो आपको इसका क्रम बताना है, कैसे क्रम होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग ऑफ फील्ड टूल करेंगे, ऑप्शन ए होगा। फिर होगा कोडिंग की जाती है, 2 होगा। फिर टेबुलेशन किया जाता है, सारणीयन, फिर किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का विश्व व्यवस्था प्रणाली किसने दिया है? ऑप्शन 1 है गुनार मेडल ने, ऑप्शन बी है आई वॉलस्टीन ने, ऑप्शन 3 है एंथोनी गिडेंस ने और ऑप्शन 4 है डेविड हेड ने। तो बताइए वर्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है वॉलस्टीन के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अवधारणाएं दी हैं और लेखक भी है, आपको मैच करना है। पेनोप्टिकन मॉडल ऑफ द प्रिजन किसका है? सर्विलांस सोसाइटी, वर्चुअल रियलिटी और इथोस ऑफ साइंस। मैच कीजिए। पेनोप्टिकन मॉडल ऑफ द प्रिजन ये किसका है? ये है मिशेल फुको का। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। सर्विलांस सोसाइटी की बात कौन करते हैं? ये करते हैं डेविड लियोन। तो सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 3। देन है आपका वर्चुअल रियलिटी, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके फिदर स्टोन और आर बोरिस। तो और सी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है इथोस ऑफ साइंस, इसकी बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन। तो डी का हो जाएगा हमारा
4, 2314, 2314 देखिए किसमें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरविंग गॉफमैन द्वारा लोकप्रिय बनाई गई वह अवधारणा कौन सा है जिसका प्रयोग शरण स्थल, कारागार और मठों जैसी सुविधाओं के लिए किया गया है, जो बाह्य दुनिया में पूर्णतः अलग और अपने निवासियों के अस्तित्व को बलपूर्वक नियंत्रण प्रणाली में रखते हैं? क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 है विशेष संस्थाएं, ऑप्शन 2 है कृत्रिम संस्थाएं, ऑप्शन 3 है रुग्ण संस्थाएं और ऑप्शन 4 है संपूर्ण संस्थाएं। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? तो ये टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्थाओं का उदाहरण है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक अपवर्जन के आयाम है? ए दिया है पर्याप्त आय व संसाधनों से अपवर्जन, बी दिया श्रम बाजार से अपवर्जन, सी दिया सेवाओं से अपवर्जन और डी दिया सामाजिक संबंधों से अपवर्जन। तो बताइए इनमें से सोशल एक्सक्लूजन कौन कौन सा कहा जाएगा? ऑप्शन 1 है ए बी सी डी, ऑप्शन 2 है ए बी सी, ऑप्शन 3 है बी सी डी और ऑप्शन 4 है ए बी डी। तो बताइए क्या है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक अपवर्जन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए बी सी डी। इसमें हम सभी को शामिल करेंगे, पर्याप्त आय व संसाधनों से अपवर्जन को भी, श्रम बाजार से अपवर्जन को भी, सेवाओं से अपवर्जन को भी और सामाजिक संबंधों से अपवर्जन को भी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विचलन निम्न में से किसका आधार पर परिक्षेपण माप है? ऑप्शन 1 है बहुलक, ऑप्शन 2 है माद, ऑप्शन 3 है माद व बहुलक दोनों और ऑप्शन 4 है केवल माध्यिका और बहुलक। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन अराउंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माध्य, मीन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी राइटर्स और बुक्स हैं, आपको मैच करना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। मार्गरेट मीड, जुर्गेन हेबरमास, एडवर्ड सेड और मिशेल फूको। बताइए, ये भी क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। मार्गरेट मीड की पुस्तक है 20th सेंचुरी फेथ, ए का हमारा है 2। फिर है जुर्गेन हेबरमास, इनकी पुस्तक है टुवर्ड आवर वेस्टर्न सोसाइटी, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। एडवर्ड सेड की पुस्तक है ओरिएंटलिज्म, सी का हो जाएगा हमारा 4 और मिशेल फूको की पुस्तक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है यह एक विश्लेषणात्मक रचना है जिसे जांचकर्ता वास्तविक घटना में समानता व विचलन दोनों का आकलन करने के लिए एक मापक के रूप में करता है। ऑप्शन 2 है यह तुलनात्मक अध्ययन हेतु मूल विधि प्रदान करता है। ऑप्शन 3 है आदर्श प्रारूप मुख्यतः नैतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है और ऑप्शन 4 है आदर्श प्रारूप का निर्माण एक या अधिक दृष्टिकोणों को एक तरफा प्रबलन से बनता है। तो बताइए आइडियल टाइप के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है आदर्श प्रारूप मुख्यतः नैतिक आदर्शों की ओर केंद्रित करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप के संदर्भ में सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन 1 जो दिया ये सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दिया एक संरचना व्यवस्था के रूप में पूर्णतः असमान हो सकती है फिर भी सतत रूप से विद्यमान रह सकती है।
बी दिया सभी मानकीकृत सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास एवं व्यवहार संपूर्ण समाज के साथ साथ समाज में व्यक्तियों के लिए भी प्रक्रियात्मक होते हैं। सी दिया क्रियाओं में निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट प्रतिफल दोनों ही होते हैं। डी दिया सभी संरचनाएं सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु अनिवार्य नहीं होती है। ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन 2 है बी सी डी, ऑप्शन 3 है ए सी डी और ऑप्शन 4 है ए बी डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो पहले स्टेटमेंट लिखी है, एक संरचना व्यवस्था के लिए पूर्णतः असमान हो सकती है फिर भी सतत रूप से विद्यमान रह सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। सभी मानकीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास एवं व्यवहार संपूर्ण समाज के साथ साथ समाज में व्यक्तियों के लिए भी प्रक्रियात्मक होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट है क्रियाओं में निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट प्रतिफल दोनों ही होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है सभी संरचनाएं सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु अनिवार्य नहीं होती, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है। तो ए सी डी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकारवाद के सिद्धांत में योगदान करने वाले निम्न सामाजिक वैज्ञानिकों का सही कालक्रम बताना है, मतलब कौन से राइटर पहले आए और कौन से बाद में। इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन। तो आप इसे अरेंज कीजिए सीक्वेंस में। तो सबसे पहले योगदान दिया आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने, इन्होंने समाज की तुलना एक जीव से की थी। देन आपके आते हैं इमाइल दुर्खिम, इन्होंने आधुनिक प्रकारवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें आधुनिक प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। फिर आपके आते हैं टॉलकट पार्सन, 3 नंबर पे आते हैं, इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया था। देन आपके राइटर आते हैं नहीं, इसके पहले आ जाएंगे आपके पार्सन, तो बाद में आएंगे। पहले आपके आ जाएंगे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद पे काम किया था। देन आपके आएंगे पार्सन, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। फिर आएंगे आपके रॉबर्ट मर्टन, इन्होंने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की अवधारणा दी थी। तो इस अकॉर्डिंग इसे आप क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए। तो सबसे पहले आएंगे आपके हर्बर्ट स्पेंसर, देन इमाइल दुर्खिम, बी ए, फिर आएगा सी डी और ई। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर, फिर इमाइल दुर्खिम, देन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन और लास्ट में आएंगे आपके रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या है। ऑप्शन 1 ये भी कोर्ट्स का है। ए दिया है लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, बी दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी का बढ़ता महत्व, सी दिया राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना, डी दिया वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विकास और अधिग्रहण। ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन 2 है ए बी डी, ऑप्शन 3 है ए सी डी और ऑप्शन 4 है ए बी सी डी। तो बताइए राष्ट्र राज्य निर्बलीकरण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सी लिखी है राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना, आमतौर पर अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए तो ये राष्ट्र राज्य को मजबूत करता है ना कि कमजोर, इसलिए ये विरोधाभासी कारक है। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी स्टेटमेंट सही है। ए बी और डी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ये लोगों के पार राष्ट्रीय प्रवाह की बात करता है,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी का बढ़ता महत्व, वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विकास और अधिग्रहण हो रहा है। तो ऑप्शन ए बी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग व्यवस्था जेंडर ऑर्डर पद निम्न में से किसके लेखन के साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 है जॉन हर्टन, ऑप्शन 2 है R.W. कॉनेल, ऑप्शन 3 है लिन सेंगर और ऑप्शन 4 है स्टीवन सिडमैन। तो बताइए जेंडर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था R.W. कॉनेल ने दिया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोट्स वाला है। इसमें आपको बताना है मैनुअल कैसल ने सूचनावाद को तीसरी औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से इस क्रांति की विशेषता कौन सी है। ए दिया है आर्थिक वृद्धि हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरक भूमिका, बी दिया भौतिक उत्पादन से सूचना प्रक्रमण में परिवर्तन, सी दिया औद्योगिक संगठन के नेटवर्क के एक नए रूप का उभार और विस्तार, और डी दिया सामाजिक आर्थिक विशेषीकरण का उदय। ऑप्शन 1 ए बी सी सही है, ऑप्शन 2 है ए बी सी डी सही है, ऑप्शन 3 ए बी सी डी सही है और ऑप्शन 4 है ए और बी सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। आर्थिक वृद्धि हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक प्रेरक भूमिका है, ये भी सही है। भौतिक उत्पादन से सूचना प्रक्रमण में परिवर्तन होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। औद्योगिक संगठन में नेटवर्क के नए रूपों को उभार और विस्तार हुआ है, ये भी सही है। देन लास्ट सामाजिक आर्थिक वैश्वीकरण का उदय हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि इस पेपर को मैं आगे करवाऊं या ना करवाऊं। हो सकता है आपको ये पेपर काफ़ी टफ लग रहा होगा और बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके आगे का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, अदरवाइज मैं न्यू क्वेश्चन लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलाप को लाभ और हित अधिकतमीकरण की तार्किक और व्यक्तिगत गणनाओं तक सीमित ना कर इसे सामाजिक भेद, शक्ति संबंध, संगठन, संस्कृति, राजनीति की अंतर्ग्रस्तता वाले सामाजिक नेटवर्क के भीतर अंतर स्थापित के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर का, ऑप्शन 2 है नील जे स्पेंसर का, ऑप्शन 3 है मार्क ग्रेनोवेटर का और ऑप्शन 4 है टॉलकट पर्सन्स का। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। तो ये जो स्टेटमेंट है मार्क ग्रेनोवेटर की है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, अगर आपको इसके आगे का सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।